नमस्कार, हिमाचल डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। हिमाचल में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से लोगों से सावधानी बरतने और कोरोना को हल्के में न लेने की अपील की जा रही है। प्रदेश सरकार का दावा है कि प्रदेश में कोरोना से बचाव के सभी इंतजाम हैं, सरकार नजर बनाए हुए है। और हिमाचल डिबेट में आज चर्चा करेंगे कि क्या हिमाचल में ग्राउंड जीरो पर कोरोना से बचाव के इंतजामों का सख्ती से पालन हो रहा है, और क्या सीबीएसई बोर्ड की ओर से परीक्षा को लेकर किए गए फैसले के बाद हिमाचल शिक्षा बोर्ड को भी परीक्षा केंद्रों पर चल रही बोर्ड परीक्षाओं को टालने के बारे में विचार करना चाहिए। हिमाचल में बाहर से आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही एंट्री होगी। और साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जो लोग हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं और बाहर रहते हैं, उन्हें हिमाचल में आने पर कोई बंदिश नहीं है। ऐसे लोगों को हिमाचल में आने पर 7 दिन तक होम क्वारंटीन होना होगा और उसके बाद वो अपने काम पर जा सकते हैं। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से दी गई है, सुनिए। एक तो बाहर से जो लोग आएंगे उनके लिए होटलियर एसोसिएशन के साथ हमने जो एसओपी जो उनको दिया गया है उसके तहत ऑलरेडी प्रोविज़न है। जब वहाँ पर आएंगे तो उन सारी चीज़ों को देखेंगे, किसी को सिम्टम्स तो नहीं है, इमीडिएटली डॉक्टर से वो उनको लिए सैंपल लेने के लिए कहेंगे। ऐसी परिस्थिति में जहाँ दूसरे प्रदेशों से आए तो उनसे उनका वो भी चेक करें, सुनिश्चित करें कि वो जो 72 आवर्स की हमारी कोविड की जो हमारी जो रिपोर्ट है वो उनके पास उपलब्ध है। ऐसी सारी चीज़ों को लेकर के हम प्रयत्न कर रहे हैं। और वहाँ पर जो कामकाज करने के लिए जो स्टाफ है सारा वहाँ होटल में, उसके लिए भी हमने जो एसओपी तय किया है उस एसओपी के तहत ही वो लोग काम करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वायरस का दौर जब थमेगा तो निश्चित रूप से जो है वो एक सामान्य जीवन की ओर हम बढ़ेंगे। फिलहाल अभी तक हमने जो है बॉर्डर पर किसी को रिस्ट्रिक्ट भी नहीं किया है। क्वारंटीन की व्यवस्था के लिए उनके लिए जो है वो हम नहीं कहा है। तो ऐसी सूरत में जो आना चाहता है वो आए, लेकिन आ करके मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि जो ऐसे स्टेट से आ रहे हैं जहाँ हैवी लोड है वायरल का, वो कम से कम घर पहुँच करके अपने आप को क्वारंटीन करें। अपने आप घर में क्वारंटीन, इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। घर में 5-7 डेज़ के लिए क्वारंटीन अपने आप करें और उसके बाद फिर वो अगर सामान्य होता है, इन्फेक्शन नहीं होता है, उनको वायरस नहीं है तो निश्चित रूप से सामान्य होकर के काम करें। एक तो बाहर से जो लोग आएंगे। तो सवालों से आपको रूबरू कराते हैं। बड़ा सवाल, क्या हिमाचल शिक्षा बोर्ड को भी परीक्षा केंद्रों पर कराई जा रही परीक्षाओं को टालने के बारे में सोचना चाहिए? जिस तरह से सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को टाला है, 10वीं की परीक्षा रद्द की, 12वीं की परीक्षा को टाला। दूसरा बड़ा सवाल, क्या हिमाचल में कोरोना से बचाव को लेकर सरकार की ओर से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, और क्या हिमाचल में ग्राउंड जीरो पर कोरोना से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन हो पा रहा है? 3 बड़े और अहम सवाल, और इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। सुमित शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, विजय डोगरा जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। सुमित जी, पहला सवाल आपसे ही, जिस तरह से सीबीएसई ने आज फैसला लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के बीच चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया है कि बोर्ड एग्जाम्स को टाला जाएगा, 10वीं की परीक्षा रद्द की जाएगी, 12वीं की एग्जाम्स को टाला गया है। 1 जून तक इस पर फिर से विचार होगा। इसके बाद प्रदेश सरकार की तरफ से भी इस पर विचार विमर्श जारी है। कोई संभावना दिख रही है एग्जाम्स को लेकर? मैं धन्यवाद हूँ आयुष जी कि आपने प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उस विषय को हिमाचल प्रदेश की जनता के समक्ष रखने के लिए मुझे अवसर दिया है जी। जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया है कि जिस प्रकार से सीबीएसई ने ये परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय किया है, तो आपके ध्यान में लाऊंगा मैं कि जो सीबीएसई की जो परीक्षाएं होती है इसमें लगभग 50 लाख से अधिक जो छात्र होते हैं पर किसी भी क्लास के बैठते हैं। जहां तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, इसमें छात्रों की संख्या कम रहती है। और दूसरी तरफ जहां कोरोना महामारी का विषय है, तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन के प्रोसेस में और समाज के जागरण का काम प्रदेश की सरकार के द्वारा अच्छे ढंग से हो पा रहा है अन्य प्रांतों की तुलना में।
और कहीं न कहीं बच्चों का भविष्य भी बहुत जरूरी है। इसको राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी अलग रखते हुए हिमाचल प्रदेश में अभी तक का जो वातावरण है प्रदेश के अंदर परीक्षाओं के लिए सही है, लेकिन सामान्य आम आदमी के लिए किस प्रकार का वातावरण रहे उसके लिए एक अलग से एसओपीज और गाइडेंस हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी जारी किए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी आज की स्थिति में परीक्षाएं हो सकती हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो सकती हैं। और सुमित जी, मैं आपसे जवाब लेता हूं, लेकिन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कुछ कह रहे हैं और क्या कहना है उनका, सुनिए। कुल मिलाकर के ये सीबीएसई बोर्ड में जो इन परीक्षाओं में 35,80,000 के आसपास छात्र प्रतिभागी होते और 20 लाख से भी अधिक छात्र इसमें हाई स्कूल में हैं। तो मैं एक बार अपने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामना देना चाहता हूं कि वो अपने भविष्य को संवारने के लिए पूरी ताकत के साथ अपनी तैयारियों में जुटे रहें और आगे जो भी परिस्थितियां बनेगी हम उनके सुरक्षा के साथ, उनके भविष्य के साथ हैं। धन्यवाद। शिक्षा मंत्री को सुन रहे थे, शुभकामनाएं दी उन्होंने। सुमित जी, इसी पर आप जवाब दे रहे थे, लेकिन मैं एक और सवाल इसमें जोड़ना चाहूंगा। जिस तरह से आपने कहा कि बच्चे इसमें संख्या ज्यादा होती है और खुद शिक्षा मंत्री ने कहा कि 35 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जो इस बार अपीयर होने वाले एग्जाम से, लेकिन प्रदेश में भी 10वीं 12वीं की अगर स्टूडेंट्स को मिला दिया जाए जो एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं इस बार, उनकी संख्या करीब करीब 2,46,000 से ज्यादा है। 70-80 लाख की पॉपुलेशन में अगर 2.5 लाख बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आंकड़ा कम बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। और इस एज ग्रुप में फिलहाल वैक्सीनेशन भी उपलब्ध नहीं है बच्चों के एज ग्रुप में। ऐसी जो रिस्क वाली फैक्टर्स हैं उसको लेकर सरकार कितना विचार कर रही है, सुमित जी? देखिए, इस बार जो शिक्षा बोर्ड है, जो अभी तक मेरे पास जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार इस बार पहले क्या होता था कि परीक्षाओं की एक ही डेट पे 10th का और +2 का एग्जाम इकट्ठे हो जाता था। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि इस बार बोर्ड की क्लासेस की परीक्षाएं अलग तारीख को हो, उस समय जो है उस प्रकार से अलग प्रकार का समय हो, सो दैट के अधिक से अधिक बच्चों का वहां स्कूल के अंदर एकत्रीकरण ना हो सके। और एसओपीज के आधार पर स्कूल को आउटराइटली सिर्फ 10th की एग्जाम, आज मान लो कि 10th का एग्जाम, तो 10th के स्कूल के बच्चे से 60 या 70 है तो उनको 4 या 6 कमरों में, एक कमरे में 15 बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और मास्क और सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था के अनुरूप सारी जो एसओपीज है उसकी गाइडलाइन को मानते हुए एग्जाम को करवाने की व्यवस्था की ओर शिक्षा विभाग विचार कर रहा है। उसकी निरंतर बैठकें बोर्ड के माध्यम से भी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो हमारा रिकवरी रेट है वो देश की तुलना में बहुत अच्छा है। 93% हम रिकवरी रेट पे हैं और हमारा जो डेथ रेट है वो भी 1.9 है। तो कुल मिलाकर के देश की तुलना में यहाँ पे कोरोना महामारी को रोकने में प्रदेश की सरकार के जो प्रयास है काफी हद तक सफलतापूर्वक सफल भी हुए हैं और उसके प्रयास भी अच्छा हो रहा है। कहीं ना कहीं आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने अपना बयान जारी किया कि इसमें समाज के लोगों की भी सहभागिता होनी चाहिए। पिछले कल उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों से भी विचार करते हुए कहा है कि आप सब लोग भी अपने गांव के पंच से लेकर के सरपंच, बीडीसी, जिला परिषद के सदस्यों को भी इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए समाज के अंदर एक जागरण का काम करना होगा। तो प्रदेश सरकार प्रत्येक इस कोरोना महामारी को रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए और इससे बचने के लिए प्रयास कर रही है और सफलतापूर्वक प्रयास कर रही है। और मुझे लगता है कि जो स्कूल की परीक्षाएं हैं कहीं ना कहीं बच्चों के करियर से भी इम्पोर्टेंट है, करियर के लिए इम्पोर्टेंट है, होनी चाहिए। क्योंकि सीबीएसई में जैसे आपने आंकड़ा बताया कि शिक्षा मंत्री बता रहे हैं 80 लाख लोग वहां उस परीक्षा में बैठेंगे, हिमाचल की तुलना में 40 लाख ज्यादा, और पॉपुलेशन माने तो हमारी 35 गुना ही ज्यादा है 2 लाख बच्चों की तुलना में। तो संख्या हमारी जो सीमित है स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चों की, उसके साधन, एसओपी, सारी गाइडलाइन हम इस परीक्षा को कराने में सफल होंगे आज की वर्तमान परिस्थिति के अनुसार। विजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। फिलहाल जो दावे सुमित शर्मा जी की तरफ से किए गए उन दावों से आप कितने संतुष्ट हैं? साथ में हिमाचल प्रदेश देश के उन चुनिंदा राज्यों में से, या कहा जाए कि इकलौता ही शायद राज्य होगा हिमाचल जहां पर इस कोरोना काल में भी एग्जाम चल रहा है। इस एग्जाम्स को लेकर, साथ साथ कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर सरकार की तैयारियों से और सुमित शर्मा जी के दावों से आप कितने संतुष्ट हैं? आयुषी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्रयास किया है। और ये जो कोरोना महामारी है इसके चलते जो आज डिबेट हो रहा है ये बड़ा ही ऐतिहासिक और बड़ा जरूरी था। क्योंकि आज जिन परिस्थितियों में जो काम हो रहा है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार बैठ चुकते हैं। और सरकार ने जिस हिसाब से फैसला लिया है अभी, क्योंकि सीबीएसई के परीक्षाएं रद्द की गई हैं, क्योंकि 35 लाख से ज्यादा बच्चे वहां अपीयर हो रहे हैं,
लेकिन हिमाचल में जैसे आप कह रहे हैं कम से कम 2.5 लाख बच्चे 10+2 और 10वीं कक्षा के बच्चे जो अपीयर हो रहे हैं, जिसमें अभी पिछले कल ही हमारे हिमाचल में लगभग 27 बच्चे कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और जैसा कि आपने कहा, क्योंकि इस एज ग्रुप के बच्चों को अभी कोरोना वैक्सीन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जहां तक एसओपी की बात है, एसओपी भी 3 चरणों में बांटी गई है। एक तरफ सरकार कहती है कि 21 तारीख तक स्कूल कॉलेजेस बच्चे बंद रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ से पिछले कल पेपर था और जहां पे बात हो रही है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों के अलग अलग पेपर हो रहे हैं। लेकिन कल 13 तारीख को क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई हैं और कल 10वीं और 12वीं कक्षा के दोनों ही कक्षाओं के बच्चों के कल परीक्षा थी, और जिस हिसाब से ये कोरोना महामारी बढ़ रही है, मुझे लगता है कि जहां बच्चों के करियर का सवाल है, बच्चों के करियर को ध्यान में रखते हुए और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दोनों तरफ से सरकार को कोई बड़ा एहतियाती फैसला लेना चाहिए था, जिसके लिए सरकार ये ऐसा फैसला नहीं ले पा रही है। जहां तक इसके प्रकोप का जो संक्रमण जिस तरह से फैला है, क्योंकि दो तरह की बात नहीं हो सकती है। कोरोना महामारी फैल भी रही है, सरकार मान रही है, लेकिन एक तरफ पर्यटकों के लिए खुले हैं सारे रास्ते, और जो लोग हिमाचल में काम करने के लिए आ रहे हैं उनको रिपोर्ट तो दिखानी पड़ेगी, साथ में बाहर से आएंगे तो 7 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। ये जो दो तरह की बात है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। हमें बड़े सख्त फैसले लेने चाहिए, क्योंकि ये महामारी को छोटी मोटी महामारी नहीं, और पिछले 12 दिन के आंकड़े अगर हम लोग जुटाएं तो पूरे देश में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पे बहुत बढ़िया तरीके से लोग बचाव भी कर रहे थे, लेकिन पिछले 12 दिन में 22 वर्ष से लेके 45 वर्ष तक के लोगों की जो मौतें हुई हैं कोरोना से, वो लगभग 45 के करीब लोग अभी जान गंवा चुके हैं। सुमित जी, जिस तरह से कांग्रेस आपके दावों से संतुष्ट नहीं है, साथ साथ सरकार की नीति और नीयत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ ये है कि हमने देखा किस तरह से भोपाल के एम्स में 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स एक साथ इन्फेक्ट हुए, दिल्ली के एम्स में 30 से ज़्यादा डॉक्टर्स एक साथ इन्फेक्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट के 30 से ज़्यादा कर्मचारी एक साथ इन्फेक्ट हुए हैं। ये वो आंकड़ा है जो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। खास तौर पे जो नया स्ट्रेन आया है, इसे सुपर स्प्रेडर कहा जा रहा है, इससे ज़्यादा घातक कहा जा रहा है, और यही वजह है कि हमने देखा कि पिछली पीक से ज़्यादा इस बार केसेस बढ़े हैं देश में, और हिमाचल में भी लगातार वो आंकड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। सवाल ये कि जब डॉक्टर्स जो सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक उन्होंने सारे इंस्ट्रूमेंट्स वहां पर लिए हैं, पीपीई किट से लेकर मास्क और शील्ड तक लगाया हुआ है, उसके बावजूद वो संक्रमित हो जा रहे हैं, उनको सारी चीज़ें पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर जो बच्चे हैं, अबोध बालक जिनको कहा जाए, उनसे आप इन गाइडलाइंस की पालना की उम्मीद कैसे कर रहे हैं, और संक्रमित नहीं होंगे, ये फैक्टर खत्म हो जाएगा, ये डर कैसे खत्म हो जाएगा, इसको लेकर आप लोग इतने आश्वस्त कैसे हैं? सुमित जी। देखिए आयुष जी, इसमें हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो कोरोना महामारी का जो दूसरा फेज आया है, इसमें कहीं ना कहीं सामाजिक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी कहीं ना कहीं वो गौण हुई है। हम सबके मन में एक चीज आई कि शुरू में देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले फेज में कहा था कि 2 गज की दूरी है जरूरी, मास्क पहनना है जरूरी, लेकिन उसके साथ साथ जब हमने मास्क पहना, 2 गज की दूरी रखी, अपने आप को आइसोलेशन में रखा, लॉकडाउन के फेजेस भी चले, तो इस बीमारी को बिना टीकाकरण से भी हम कहीं ना कहीं इस बीमारी से बचने की स्थिति में आ गए थे। जिस प्रकार से अनलॉकडाउन की फेज की स्थिति आई, हमने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का, क्योंकि जो बीमारी है ये किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, ये एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अंदर बुराई के रूप में आ गई है, और इस बीमारी से निपटने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी भूमिका। सुमित जी, ठीक है, वो समाज से जो आपकी अपेक्षाएं हैं वो बिल्कुल होना चाहिए, सरकार में रहते हुए भी और सरकार में न रहते हुए भी, लेकिन सियासत ने कितनी जिम्मेदारी इस कोरोना काल में निभाई है वो भी हम देख रहे हैं। तो फिर समाज वाला जो आपका अपेक्षा वाला सवाल है वो वही बेईमानी साबित हो जाता है। हम देख रहे हैं बंगाल में कल ही लगातार बड़े बड़े रोड शो हुए हैं, और किसी प्रॉपर पार्टी को मैं नहीं कह रहा हूँ, हर पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, कितनी लाखों की भीड़ में वहां पर कार्यकर्ता पहुंचते हैं, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, कितने मास्क वहां लगाए गए हैं, कितना थर्मल स्कैनिंग वहां पर हो रहा है, ये हम सारी चीजें देख रहे हैं। तो सियासत से ये अपेक्षा अब समाज को भी नहीं है, अब समाज से कितनी अपेक्षा सियासत को है ये आपने बता दिया। लेकिन सुमित जी, क्या रिस्क फैक्टर खत्म हो जाएगा? बच्चों से आप कितनी अपेक्षा करें कि बच्चे खुद अपनी सुरक्षा का पालन करेंगे, और जब डॉक्टर्स लगातार इन्फेक्ट हो रहे हैं, जिनको सारी चीजें पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तमाम उनके पास सुविधाओं के लिए पीपीई किट और मास्क दिए गए, इसके बावजूद अगर डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं, तो फिर बच्चों की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त कैसे हैं आप? सुमित जी,
इसमें इसमें दो चीजें हैं जी। जहां तक ये जो बड़े प्रदेशों का बात है, वहां पे डेंसिटी वाइज पॉपुलेशन अधिक है। हिमाचल प्रदेश में डेंसिटी वाइज पॉपुलेशन जो है स्कैटर्ड है। नंबर दो, जो एग्जाम्स होंगे इसके अंदर जो है ऑर्गेनाइज्ड वे से स्ट्रेंथ आएगी, और जो आप जिन विषयों की चर्चा कर रहे थे हॉस्पिटल्स के अंदर, दूसरे उसमें अनऑर्गेनाइज्ड वे से सारी चीजें आती हैं। तो दोनों ही परिस्थितियों के अंदर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में जो इसमें जैसे मान लीजिए एग्जाम की विषय, तो ऑर्गेनाइज्ड बेस में 40 बच्चे, तो 40 बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग करना, मास्क और सैनिटाइजेशन करना संभव है। और दूसरी तरफ ये हिमाचल प्रदेश में स्कूल भी फार फ्लंग एरियाज है, और ये एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी प्रदेश अच्छा है। तो उस दृष्टि से जब थिकली पॉपुलेटेड प्रदेश नहीं है, ये डेंसिटी वाइज उस प्रकार की पॉपुलेशन नहीं है, तो उस स्थिति के अंदर भी इस संक्रमण को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैरी होने में समय लगता। और यही शायद कारण है कि टीकाकरण के बावजूद भी आज हम एक साइंटिफिक पक्ष, दूसरा जो सोशल पक्ष, उसके साथ हमारी जो रिकवरी रेट है वो बढ़िया हुई है और अच्छी हुई है। मुझे लगता है अन्य प्रांतों की तुलना में हमारी स्थिति अच्छी है, क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर उस प्रकार से थिकली पॉपुलेशन भी नहीं है, जिससे कि इस बीमारी को मतलब अनऑर्गेनाइज्ड वे में फैलने का अवसर मिले। विजय जी, अब जान है जहान के साथ जान और जहान दोनों की बात प्रधानमंत्री की तरफ से की गई थी, लेकिन फिर से एक बार केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन ऑप्शन क्या है विजय जी? अगर एग्जाम्स को हम टाल दें, बच्चों के भविष्य का सवाल है ही, उनका करियर वहां पर दांव पर लगा हुआ है। लगातार एग्जाम्स अगर हम टालते जाएं तो ये भी विकल्प नहीं हो सकता है। सरकार की तरफ से अपनी जो कोशिशें हैं उसमें कहाँ कमी आपको दिख रही है? आयुषी, एक बात तो बड़ी तय है कि बात करने में और उसको निभाने में, एक तरफ तो हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड वे में, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट अनऑर्गेनाइज्ड है तो कोरोना महामारी से कौन लड़ेगा? अगर अनऑर्गेनाइज्ड स्वास्थ्य विभाग होके अगर हम लोग शिक्षा विभाग को ऑर्गेनाइज कह रहे हैं, जिसमें शिक्षा विभाग भी ऑर्गेनाइज नहीं है। एक तरफ प्रदेश की कैबिनेट ये मांग कर रही है कि हम लोग जिस हालात में कोरोना महामारी से दूसरे लहर में जो केसेस बढ़े, और जिसमें अभी डलहौजी में 100 बच्चे संक्रमित पाए गए और कल की रिपोर्ट में 40 से ऊपर बच्चे कल पॉजिटिव पाए गए हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये जो दो मुही बात है, प्रदेश सरकार पहले दिन से लेके आज दिन तक, जब से कोरोना काल चला है तब से लेके आज दिन तक हम लोग दो तरह के फैसले ले रहे हैं। एक फैसला हम लेते हैं, दूसरा हम पलट देते हैं। लेकिन हम लोगों को जो समाज की सुरक्षा की बात है और बच्चों के भविष्य की बात है, मुझे लगता है कि हमें बड़ा एहतियातन, बड़ी सख्ती के साथ ये फैसला लेना चाहिए था। और समय जब था, जब उनके पेपरों की बात थी, तब तो पेपर लिए नहीं गए। जब दूसरी लहर चरम सीमा पे है, उस समय एक तरफ जो सीबीएसई इतने बड़े स्तर पे जो पेपर कंडक्ट करती है, क्या हिमाचल प्रदेश का शिक्षा बोर्ड उसको इतिहास के तौर पे सोच नहीं सकता था? आज अगर ऑर्गेनाइज्ड डे की बात है तो मुझे ये लगता है कि जिस स्वास्थ्य विभाग के ऊपर हम लोग आश्रित हैं या प्रदेश सरकारें आश्रित हैं। सुमित जी, आपकी मांग क्या है? कांग्रेस का स्टैंड क्या है कि एग्जाम पोस्टपोन होने चाहिए थे या एग्जाम पहले हो जाने चाहिए थे, या एग्जाम अगर अब हो रहे हैं तो उनमें तमाम कायदों का पालन करवाया जाए जमीन पर? हम तो पहले दिन से 23 मार्च 2020 से हम लोग ये कहते आ रहे हैं कि हम लोग सरकार के साथ हैं, क्योंकि हमें लोगों को बचाना है, हमें समाज को बचाना है। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी कभी विपक्ष कोई बात करता है तो सरकार उसका उल्टा जवाब देता है कि हम लोग तो उनको कोसने का काम करते हैं, विपक्ष इनको सचेत करने का काम करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब भी कोई अच्छी बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी उसका पलटवार सिर्फ इसलिए करती है कि हम विपक्ष में है। विपक्ष का काम है समाज को भी बचाना और सरकार को भी सचेत करके ये कहना है कि अगर इसको हम प्रीपोन कर पाते, जब लहर नहीं थी, हम लोग मार्च में पहले भी पेपर कंडक्ट करते थे, हम उस समय कर लेते। लेकिन विजय जी, ठीक है, वो आपकी बात ठीक है कि वहां पर मेडिकली हम ये कह सकते थे कि केसेस कम है, लेकिन हमको टेक्निकली ये भी समझना होगा कि बच्चों का कोर्स मार्च तक पूरा हुआ ही नहीं था, तो फिर एग्जाम कैसे होता? सर, शुरू से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, और ऑनलाइन क्लासेस में जैसे हम लोग कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा एक मुद्दा ये जरूर रहा है कि यहाँ नेटवर्क की कमी है, लेकिन इतनी भी नेटवर्क की कमी नहीं है कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे थे। अगर आज हम इस पोजीशन पे हैं कि हमें आज समाज को भी बचाना है, आम जनमानस को भी बचाना है, तो सरकार को इस पर सख्ती से कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। आज केंद्र की सरकार ने सीबीएसई के अगर पेपर आगे पोस्टपोन करने की बात की गई है तो हमें
इसके बारे में भी सोचना चाहिए था, क्योंकि कल ही रिपोर्ट आई है और कल ही जो बच्चे पॉजिटिव आए वो 10वीं और 12वीं के बच्चे पॉजिटिव आए। अगर हम उनके स्वास्थ्य के साथ हम खिलवाड़ करेंगे और उनके जान माल के साथ हम खिलवाड़ करेंगे तो हमारी एसओपी किस काम की है? हमें तो सिर्फ जो फैसला लेना चाहिए, हिमाचल प्रदेश की सरकार तो जब से कोरोना काल चला है तब से जो फैसला लेती है आधे घंटे में पलट देती है। और अगर ये पलटने वाले फैसले ही आपने लेने तो आप जनहित की बात कहां कर रहे हैं? आप जनहित ऐसी बातों के लिए आप तैयार ही नहीं। आप तो सिर्फ कहीं ऑर्गेनाइज कह देते हैं, कहीं आप अनऑर्गेनाइज कह देते हैं। हमें तो सिर्फ एक बात ये करनी है और कांग्रेस पार्टी स्वतः ही आम जनमानस के हित की बात कर रहा है। जहां बच्चों के करियर का सवाल है, जहां हम लोगों ने 1 महीना इनको और बढ़ाया, अगर ये लहर इतनी तेज है और जिस तरह से संक्रमण आज फैल रहा है उसको देखते हुए हमें इसको और आगे पोस्टपोन करके चाहे 1 महीना इसकी और तारीख बढ़ाई जाए, बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए और उनको जान माल का नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार को फैसला लेना चाहिए। ठीक है सुमित जी, ठीक है विजय जी, मैं लौटता हूं आपके पास। सुमित जी, जो आरोप लगाया गया विजय जी की तरफ से कि लगातार जो केसेस बच्चों में सामने आ रहे हैं, आखिर वो किसका नतीजा है? वो ऑर्गेनाइज वे का नतीजा है या डिसऑर्गेनाइज वे का नतीजा है? ये चूक कहाँ हो रही, खास तौर पर जब कई तरह की दिक्कतें टेक्निकली भी सामने आई है मेडिकल टीम्स के सामने, कई पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक सामने आ रहे हैं, सिम्टम्स उनमें 3-4 दिन बाद जाकर दिखते हैं, कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पर आरटीपीसीआर टेस्ट तक में जो इन्फेक्शन है वो पता नहीं चल पा रहा है। इन तमाम चुनौतियों के बीच जो रिस्क है वो अभी भी क्या बना हुआ है बच्चों के बीच संक्रमण फैलने का? सुमित जी। आयुष जी, जो मैंने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड की बात कही है वो मैंने कही है स्कूल के विषय में, वहां पे बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या के मामले में। कि किसी स्कूल में जो संख्या आएगी, किसी एक स्कूल में तो 40 बच्चे होंगे, किसी में होंगे तो 60 होंगे, ये ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रेंथ है। और हॉस्पिटल्स के अंदर जो संख्या रहती है, क्योंकि वो हर प्रकार का मरीज उस हॉस्पिटल में आएगा तो वो थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि हर व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को तीमारदारी तो अपनी करवानी ही है, उसके लिए उसको पानी ही है वहां पे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का उस प्रकार से अनुपात नहीं हो पाती है। और कारण क्या है? उसके लिए ना तो सरकार अवेयरनेस कर सकती है, सरकार जागरूक कर सकती है। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में मेरा और विजय डोगरा जी का काम यह है कि हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करें और जागरूक करते हुए लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि सोशल डिस्टेंसिंग देश के प्रधानमंत्री ने कही है करने के लिए। मास्क पहना प्रधानमंत्री ने कहा है, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं कहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के वो सर्वोच्च नेता हैं, लेकिन आज वो देश के 135 करोड़ के वो प्रधानमंत्री हैं। उनकी बात को राजनीतिक पृष्ठभूमि से आगे पीछे जाकर के हम सब लोगों को उनकी बात पूरा करना है, वो बात मैं कहने की प्रयास कर रहा हूं। और जहां तक बच्चों का विषय है, बच्चों के लिए जितनी सेंसिटिव, बच्चों के प्रति जितनी संवेदना मेरी है उतनी ही एक अभिभावक के रूप में विजय जी की भी है, वो आम समाज की भी है। बच्चों की परीक्षाएं होनी चाहिए। हम प्रकार के प्रदेश में रहते हैं, यहाँ पे व्यवसाय के उस प्रकार के साधन नहीं है, पढ़ लिख करके नौकरी का मूल साधन है। तो जब उस बच्चे का किसी प्रकार का करियर ना खड़ा हो, कोई चीज ना हो, उसके लिए भी हमें काम करना है। जहां तक मेरी सुमित जी, अगर ऐसा था, ठीक है, मैं आपको माजरत के साथ रोक रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा था तो सीबीएसई बोर्ड के जो स्कूल्स हैं वो स्कूल में अपने प्रदेश में भी होंगे, हिमाचल में भी होंगे। उन स्कूलों के एग्जाम्स को पोस्टपोन किया गया जब सीबीएसई ने केंद्र से किया है। ऐसा तो नहीं है कि जो हिमाचल में सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको टाला नहीं गया है। 35 लाख जो बच्चे अपीयर होने वाले थे उनमें हिमाचल के भी बच्चे रहे होंगे। चाहे वो ऑर्गेनाइज वे की बात करें स्कूलों की या फिर बच्चों के भविष्य की बात करें हिमाचल के, तो वो सारे स्कूल्स भी होंगे जो हिमाचल में है और सीबीएसई के अंतर्गत आते हैं। वहां पर तो बच्चों को फिलहाल रियायत दी गई तमाम पहलू को ध्यान में रखते हुए। तो फिर आपको गुजारिश कर देनी चाहिए थी कि भैया हमारे यहाँ छात्रों के भविष्य का सवाल है, इस वजह से सीबीएसई हमारे यहाँ एग्जाम कराए, क्योंकि हमारे यहाँ सारी व्यवस्था जो है वो हम सुनिश्चित कर रहे हैं। सुमित जी, मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो सीबीएसई का एग्जाम है वो देश भर के विजय जी मैं आता हूँ देखता है, हाँ, देश भर के भविष्य को तय करेगा। उसमें लार्ज अपना जो है स्ट्रेंथ रहेगी बच्चों की। और कुछ प्रांत इस देश के अंदर ऐसे हैं, महाराष्ट्र का है प्रांत, पंजाब का प्रांत है, तमिलनाडु है, जिसमें इसका पीक का स्तर इतना अधिक है कि आज महाराष्ट्र सरकार जहां पे कांग्रेस, वहां पे उस सरकार के अंदर वहां लॉकडाउन लगाना पड़ा है, क्योंकि उन उस प्रकार की व्यवस्थाएं कर नहीं पाए हैं। और उसी प्रकार से कुछ अन्य प्रांतों में भी ऐसी घटनाक्रम हुए। अब उन प्रदेशों के अंदर जहां लॉकडाउन की स्थिति आ गई है वहां पे तो आप एग्जाम करवा नहीं सकते। हमारे प्रदेश में वो स्थिति है नहीं। हमारे प्रदेश में बाहर से आने नहीं, सुमित जी मैंने यही सवाल पूछा कि राज्य में फर्ज करिए 2 स्कूल है, एक सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है, एक हिमाचल बोर्ड का स्कूल है। हिमाचल बोर्ड वाले बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, सीबीएसई वाले बच्चों को सहूलियत मिल गई है, रियायत मिल गई है क्योंकि केंद्र की तरफ से एक आदेश आया है। ये दोहरा मापदंड नहीं है तो क्या है फिर? नहीं,
ऐसा है, इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि सीबीएसई का जो बोर्ड है, वो जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो स्कूल हैं उनके लिए सीबीएसई बोर्ड जो है वो एक सेंट्रली बोर्ड है, और बोर्ड जब वो उन एग्जाम्स को हेलो जी जी सुमित जी कहिए। सीबीएसई जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, उसके जो मापदंड होंगे प्रत्येक प्रदेश के लिए एक जैसे होंगे। उसमें हिमाचल पंजाब का विषय नहीं आएगा। हिमाचल प्रदेश क्योंकि स्टेट का ऑटोनोमस बोर्ड है, वो अपने निर्णय प्रदेश सरकार के अनुरूप प्रदेश सरकार ठीक है सुमित जी, वो सारी बातें ठीक है, सारा कायदा हमें भी पता है, दर्शकों को भी पता है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी पता है, लेकिन आखिर निष्कर्ष तो यही निकल रहा है ना कि जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं उनके एग्जाम नहीं होंगे, जो बच्चे हिमाचल बोर्ड से हैं वो इसी कोरोना काल में एग्जाम देने जाएंगे। तमाम तैयारियों के बीच तमाम जो कांग्रेस अगर लापरवाही करे तो उसे लापरवाही कह लीजिए, आपकी अगर उसे तैयारी करें तो उसे तैयारी के रूप में देख लीजिए, लेकिन ये हुआ ना, दो चेहरे दिख रहे हैं। नहीं, वो आपका विषय ठीक है, मैंने उसको बताया कि प्रदेश का विजय जी मैं लौटता हूँ। प्रदेश का बोर्ड जो है वो सरकार के साथ ऑटोनोमस निर्णय करने में सक्षम है। सीबीएसई का जो निर्णय है वो 40 लाख से 50 लाख से अधिक बच्चों के लिए है, वो सीबीएसई के बोर्ड को करना, उसमें इस देश के सभी प्रांत जो है इन्वॉल्व हैं, इसलिए उससे हम उसको हिमाचल प्रदेश के चलिए ठीक है, मैं उस कायदे का जिक्र आपने पहले ही कर दिया और उससे हम सब रूबरू हैं। विजय जी को जोड़ना चाह रहे हैं, कहिए विजय जी। सर मैं आयुषी दो बातें करना चाहता हूँ कि हम लोग जहां 10वीं और 12वीं की बात है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की, अगर हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड 13 मार्च से 13 अप्रैल को अगर पोस्टपोन कर सकता था एग्जाम, तो सीबीएसई के कम से कम 2 लाख से ज्यादा बच्चे हिमाचल में भी हैं, और अगर सीबीएसई के स्कूल हिमाचल में जैसे ऑनलाइन पढ़ाई हमारे स्कूलों में हो रही थी वैसे ही सीबीएसई के स्कूलों में भी हो रही थी। दोहरे मापदंड की जहां पे बात है, सुमित जी मैं ये कहना चाहता हूं कि आज बात राजनीति की नहीं है, क्योंकि इस महामारी से लड़ने के लिए ना महामारी ये पूछ रही है कि आप कांग्रेसी हो या बीजेपी के हो या किसी अन्य दल के हो। आज अगर कोई पूछ रहा है तो सिर्फ ये पूछ रहा है कि वो कोरोना से उसकी मौत हुई। अगर कोरोना से मौत हुई तो इसका कारण ये है कि संक्रमण बहुत जल्दी फैल रहा है, और अगर जल्दी फैल रहा है तो जिन बच्चों की इम्यूनिटी है ही नहीं, उन बच्चों के एहतियात के तौर पर हम लोगों ने फैसले क्या लिए। और अगर हम लोग दोहरी मानसिकता नहीं रखें, क्योंकि कांग्रेस का एक ही विजन है कि हमें जनमानस के लिए सोचना है, प्रदेश और देश हित में सोचना है। उसके लिए हम लोग ये सोच सकते हैं कि अगर देश की राजनीति में अगर आज ये फैसला लिया जाता है कि 40 लाख से अधिक लोग जो सीबीएसई में अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि बाकी प्रदेशों के अपने जो बोर्ड है उन्होंने भी पेपर स्थगित किए हैं, तो हमारे जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड है या जो हमारी सरकार है वो भी कोई ऐसा फैसला कर सकती थी, क्योंकि अभी हमें सोचने की बात है। विजय जी, सुमित जी का कहना यह है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर जो पीक दिखा है, वहां पर जो सर्ज दिखा है केसेस में, इस वजह से सीबीएसई को फैसला लेना पड़ा ताकि वहां के छात्र प्रभावित ना हो, संक्रमित ना हो। सर आयुषी, सीबीएसई के स्कूल मात्र कांग्रेस शासित प्रदेशों में ही नहीं है, बीजेपी शासित प्रदेशों में भी हैं, और ये तो सिर्फ एक दिखावा है कि दिखावे के साथ आप जो बोलना चाहते हैं बोलिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिए, जो संदेश दिया, उसको पूरे देश के लोगों ने स्वाक्षर माना और मास्क भी लगाया, 2 गज की दूरी को भी माना। लेकिन हम लोग प्रदेश सरकारों की जब बात आती है तो हम लोग प्रदेश में जो एक बड़ा ही पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश में भी अगर संक्रमण से कोरोना के केसेस अगर बढ़े हैं तो ये चिंता का विषय है, और कांग्रेस पहले दिन से ये चिंता करती आ रही है। आपने बहुत बखूबी कहा कि जहां कहीं बड़ी बड़ी रैलियां हो, जहां बड़े बड़े रोड शो हो, वहां कोरोना नहीं है, लेकिन कोरोना महामारी छोड़ेगी किसी को नहीं। वो चाहे हम जितने मर्जी बातें कर लें, लेकिन बातों से इसका फैसला होने वाला नहीं है। हम लोगों को कड़े फैसले लेके, कड़े फैसले जनमानस के हित में लेके हम लोगों को आज बच्चों का भविष्य को सुरक्षित रखते हुए और उनके जानमाल का नुकसान ना हो, इसलिए सरकार को फैसला करना चाहिए। लेकिन विजय जी, कड़े फैसलों के सामने चुनौती यह है कि लोगों के रोजगार पर संकट पड़ेगा, और कोई भी प्रदेश, न सिर्फ हिमाचल बल्कि चाहे कांग्रेस शासित हो या बीजेपी शासित, सबके सामने इस कोरोना काल ने रेवेन्यू की एक बड़ी चुनौती लाकर खड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया कि एक बार फिर से हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो टूरिज्म पर आधारित है, और ऐसे में हमारे सामने कई सारी दिक्कतें होंगी, और बाकी प्रदेशों में भी इसी तरह से हालत है। तो ये दिक्कत हर सरकार के सामने है कि कड़े फैसले तो लिए जाए, लेकिन
फिर लोगों के रोजगार पर संकट होगा। जो पलायन हमने देखा है पिछले साल, वो पलायन एक बार फिर से दस्तक दे रहा है। ये डर कैसे दूर करेंगे आप? इसके बारे में कांग्रेस शासित राज्यों ने कौन सी ऐसी नजीर पेश कर दी जिसका जिक्र आप करना चाहेंगे? मैं आयुषी 15 मार्च को ये कह चुका था कि लॉकडाउन लगाना कोई इसका विकल्प नहीं है। इसके लिए लॉकडाउन से जिन लोगों ने अपना रोजगार खोया पिछले 1 साल में, जिन लोगों ने आत्महत्याएं की हैं उस लॉकडाउन के दौरान, जिन लोगों की जानें गई हैं और जो परिवार जिनके आप पर आश्रित थे वो आज बिना आश्रय के जी रहे हैं, ये सारी बातें उसके दौरान आती हैं। हम लोग नहीं चाहते कि लॉकडाउन इसका कोई विकल्प नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ एहतियात इसका जब कांग्रेस ये बात कहती थी कि चुनाव भी आगे पोस्टपोन हो सकते थे, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो एसओपी कुछ और तरह की है, जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो एसओपी दूसरी तरफ की है। तो ये जो दोहरा मापदंड है या दोहरी जो नियत और नीति है, इसके ऊपर कांग्रेस सवाल उठाती है। और हम कांग्रेस ये चाहती है कि बिना लॉकडाउन के एहतियात के तौर पे, जैसे पहले सरकारों ने फैसला लिया जब थोड़ा सा कोरोना का थोड़ा सा संकट टला था, उस समय सरकारों ने फैसला लिया कि 50% ऑफ दी टोटल एम्प्लॉइज ऐसे आएंगे कि 1, 2, 3 दिन एक दिन आएंगे और 3, 4, 5 दिन के लिए दूसरे लोग आएंगे, और वर्क फ्रॉम होम भी उसमें शुरू किया गया था। उसके लिए हम लोगों को प्रयास करने चाहिए, और इस तरह से अगर हम करेंगे तो हम लोगों के रोजगार भी बचा सकते हैं और आर्थिकी को भी मजबूत कर सकते हैं। लॉकडाउन इसका कोई विकल्प नहीं है, और लॉकडाउन के पक्ष में कांग्रेस न पहले थी न अब है। लेकिन अगर फिर भी महामारी इतनी बढ़ जाती है और बच्चे, क्योंकि बच्चों के ऊपर अंकुश कौन लगाएगा? उनके अभिभावक जिस तरह से तैयार करके देते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इतने धनाढ्य लोग नहीं है, बसों में वो सफर कर रहे हैं, और बसों के अंदर भी क्या प्रॉपर सैनिटाइजेशन का प्रॉपर तरीका हो रहा है? उसमें कोई एक व्यक्ति अगर संक्रमित बैठ जाता है और एक बच्चा कहीं संक्रमण लेके जाता है, तो क्या वो दूसरे को जब संक्रमित करेगा तो उसका महामारी का जो प्रकोप है वो बढ़ेगा नहीं? ये बात हम करना चाहते हैं। सुमित जी, इस सुझाव से, हिदायत से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ऐसा है कि सरकार के तरफ से हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है आम आदमी को, प्रदेश के आम जनमानस को पूर्ण रूप से जो इस बीमारी से बचने के लिए जिस प्रकार के मानक प्रणाली है वो हमें अपनानी चाहिए। सरकार उस दिशा में काम कर रही है। सरकार आज से नहीं, सरकार पिछले 1 वर्ष से कर रही है। जिस 1 वर्ष में सरकार लगातार काम कर रही थी, जब केंद्र की सरकार भी बहुत सारे ऐसे जो शॉप से लोगों को मुहैया करवा रही थी, जिसमें आत्मनिर्भर पैकेज भी आया था या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी आई थी, तो उस वक्त भी हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस का नेतृत्व इस पे सिर्फ राजनीति कर रहा था। हम उस विषय पे नहीं जाएंगे क्योंकि विषय आज का है। जहां तक बसेस की बात है, तो बसेस को भी सरकार ने जब चलाने से पहले बिल्कुल सैनिटाइज किया, ऑफिसेस को सैनिटाइज कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जितनी अवेयरनेस का काम कर सकते हैं, सरकार उस लेवल पे जा रही है। मेरा तो भाई विजय जी से ये निवेदन है कि इसके ऊपर, इस चर्चा से बाद में हट करके कांग्रेस के अंदर इनको भी कहना चाहिए कि हम विपक्ष के अंदर तो बैठे हैं, राजनीति के हम कर लेंगे, लेकिन समाज के जागरण का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ मिल करके चलते हैं, उसको करने का प्रयास करते हैं। इनको अपने पार्टी के प्रदेश से बात करनी चाहिए कि भाई हमें मुख्यमंत्री से मिलकर जो मुख्यमंत्री जो गाइडलाइन आ रहे हैं, उनको अक्षरशः इस प्रदेश के अंदर लागू करवाने के लिए, प्रदेश वासियों के लिए, 72 लाख लोगों के वेलफेयर के लिए लागू करवाना चाहिए। लेकिन उस वक्त कांग्रेस के जो इनके नुमाइंदे विधानसभा के अंदर या कहीं दूसरी तरफ है, वो उनकी बात बाहर कुछ और होती है, मीडिया में बात कुछ और होती है, आगे बात करनी होती है तो कुछ और होती है। उस पे दोहरे मापदंड से बचना चाहिए। विजय जी बात वो कर रहे हैं जिससे कि सरकार के कुछ निर्णयों के साथ है, लेकिन विजय जी आज प्रवक्ता तो सही बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी पार्टी की क्या भूमिका वो स्पष्ट नहीं है। पार्टी कुछ और कहेगी, पार्टी कहेगी कि मुख्यमंत्री ने निर्णय गलत कर लिया, पार्टी ये कहेगी ये ऐसा हो गया। मुख्यमंत्री जी का कोई भी निर्णय प्रदेश के अलावा कुछ नहीं है। जो भी निर्णय, यदि सरकार कभी किसी निर्णय से पीछे हटती है तो उस वक्त की परिस्थितियों के अनुरूप लोगों के हित का वो निर्णय होता है, इसलिए मुख्यमंत्री जी उस निर्णय को करते हैं। अब प्रदेश के अंदर टूरिज्म बढ़ना चाहिए, बाहर से व्यक्ति आएगा, टूरिज्म बढ़ेगा, होटल इंडस्ट्री चलेगी। तो लोगों की ये जो पहले बात विजय जी ने की, कोई आत्महत्याएं हो रही है या किसी का बैंक के ऊपर बहुत ज्यादा लोन है, तो लोन तभी चुकता होगा, आत्महत्या तभी कम होगी जब प्रदेश के अंदर किसी प्रकार का व्यवसाय बढ़ेगा। जब उस आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल
चलिए सुमित जी, शायद अब आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही, शायद फोन आपका होल्ड हो गया। अब मैं लौटूंगा आप पर। लेकिन विजय जी, सुझाव आपकी तरफ से जो दिए गए उसका जवाब भी आपने सुमित जी से सुना। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये बातें करने में, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इसका पालन आप लोग खुद कितना करते हैं? इंडिया न्यूज के अलग अलग चैनल्स के रिपोर्टर्स ने अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को रोका है, टोका है कि भैया आप मास्क लगाइए। कई लोग उसमें ये जवाब देते हैं कि जब चुनाव होता है तब मास्क नहीं लगता, जब चुनाव होता है तब ये कायदे चले जाते हैं, कोरोना खत्म हो जाता है। चुनाव के दौरान कोरोना को लोकतंत्र से प्रेम हो जाता है और आम आदमी के लिए कोरोना है। तो फिर ये दिक्कतें समझाने में एज एन मीडिया पर्सन हमें भी कई सारी दिक्कतें होती हैं। वहां पर आपके पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि लगातार जो पार्टियां हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो चुनावी रैलियों में शामिल हो रहे हैं। आपकी बातें ठीक है, उसको दूसरी तरफ से बीजेपी की तरफ से भी सुमित जी ने खारिज नहीं किया है, लेकिन ये बातें सुनने में, बोलने में अच्छी लगती है, उनका पालन कैसे होगा? दोनों ही पार्टियों से ये मेरा सवाल है। विजय जी, पहले आपसे। आयुषी मैं एक बात ये करना चाहता हूँ कि जब कोरोना संकट आया, कोविड-19, उस दिन से लेके आज दिन तक कांग्रेस पार्टी ने जितना अपने आप से हम कर पाए, हमने उतना काम किया। और हमने ये कहा कि प्रदेश की सरकार ने जो एसओपी जारी किया है उसका सराअक्षर पालन होना चाहिए। और कांग्रेस ने स्वतः ही सरकार द्वारा जारी एसओपी का पूर्ण निर्वहन करते हुए एक एक जगह पे जाके, जहां कहीं हमें लगा कि हमें भी उसमें जाके लोगों को जागरूक करना चाहिए। ठीक है, वो सारी कोशिशें हमने देखी, आपकी कोशिशों को शुभकामनाएं हमारी तरफ से। लेकिन मेरा सवाल अभी भी बना हुआ है कि पैरेलल जब इतनी बड़ी रैलियां होती हैं हर पार्टी की तरफ से, हमने सीपीआई और कांग्रेस का वो बड़ा सा आयोजन भी देखा था कोलकाता में, बीजेपी की तरफ से रोड शोज हो रहे हैं, आपकी पार्टी भी लोकल लेवल पर जाकर केरल से लेकर तमिलनाडु और फिर इधर बंगाल में भी इस तरह से रैलियां कर रही है। बीजेपी की तरफ से भी हुआ, डीएमके, एआईडीएमके, हर पार्टी कर रही है। ठीक है, मौका है, चुनाव आयोग की तरफ से अगर ये रियायत दी गई तो होना चाहिए। लेकिन सवाल वही है कि आम जनता को हम क्या जवाब दें फिर, या आपकी तरफ से क्या जवाब दिया जाएगा? मैं आपके इस चैनल का बड़ा भारी हूँ आयुषी, और आपका कि आपने जो ये प्रयास किया है, मैं आपके माध्यम से एक संदेश ही देना चाहता हूँ, सबसे करबद्ध प्रार्थना भी करना चाहता हूँ कि इस संकट के दौर में हम लोगों को बाकी चीजें भूल के, अपने स्वार्थ को भूल के हमें देश हित में काम करना चाहिए। और अपने देश के लोगों को बचाने के लिए हर व्यक्ति को स्वयं उदाहरण बन के आगे आकर हमें स्वयं मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण निर्वहन करके हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और ये चुनाव आयोग और हमारी जो केंद्र की सरकार है, उसे भी मेरा ये निवेदन रहेगा कि अब जो होना था वो हो गया, लेकिन अब आने वाले टाइम में अगर जिस तरह से ये बीमारी बढ़ रही है, उससे लड़ने के लिए हम लोगों को चाहे चुनावों को 2 महीने और हमें टाल सकते हैं। अगर हम इम्तिहान को टाल सकते हैं तो हमें चुनावों को भी टाल के आगे बढ़ाकर हमें लोगों को बचाने का काम करना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए हम लोगों को राजनीति करनी चाहिए। आज हम लोगों को सिर्फ देश हित में सोचकर इस कोरोना महामारी से लड़ने की तैयारी करनी चाहिए और उसमें हर व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए। ये मैं आपके इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। सुमित जी, आवाज पहुंची आप तक? जी सर, मेरा सवाल यही था कि जब लोगों को इस लिहाज से जागरूक करने का प्रयास किया गया और पहले दिन से लगातार जागरूक किया जा रहा है, कॉलर ट्यून से लेकर लगातार बैनर, पोस्टर, सोशल मीडिया, खुद जिला प्रशासन की तरफ से अलग अलग लेवल पर जागरूक किया गया, लेकिन जो पैरेलल इतनी लापरवाहियां दिखती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, फिर आम जनता में जो संदेश जाता है, क्या उसके बाद भी वो जागरूकता उतनी ही अहमियत उसकी रह पाती है जितनी दावे दिखते हैं? आयुषी, देश भर में क्या निर्णय हो रहे हैं, तो देश के नेतृत्व, अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग राजनीतिक दलों को उस विषय पे बात करनी है। मेरे प्रदेश के अंदर, मेरे प्रदेश की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के राज्य के 50 वर्ष पूरे हुए हैं और प्रदेश की सरकार प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों को लेकर के उसका स्वर्णिम एक अपना वर्ष जो है उसको मनाने का एक प्रयास करने जा रही थी 15 अप्रैल से। लेकिन जिस प्रकार से ये कोरोना महामारी का दोबारा से प्रकोप बढ़ा, सरकार ने उस निर्णय को कैंसिल किया। सरकार ने कहा कि ये स्वर्णिम जो हमारी यात्राएं हैं ये नहीं होंगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ेगी और महामारी के बढ़ने के संकेत बढ़ सकते हैं। तो प्रदेश सरकार ने प्रदेश के लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होकर के अपनी वो स्वर्णिम रथ यात्राओं को रोका,
जबकि उन रथ यात्राओं के माध्यम से प्रदेश के 50 वर्ष के कालखंड की क्या यात्रा रही है, विकास की यात्रा, इसकी जानकारी समाज के सभी वर्गों के बीच में रखने का काम था। तो प्रदेश की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानते हुए उन कार्यक्रमों को स्थगित किया है। परीक्षा एक जरूरी हिस्सा है, उसको करवा रहे हैं। प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन की जो स्पीड है, पिछले 28 दिन के अंदर अभी तक हम 11,07,000 लोगों का वैक्सीनेशन कर चुके हैं, जिसके अंदर की लगभग 9,92,000 फर्स्ट डोज हो गया है, 1,15,000 के करीब सेकंड डोज हो गया है। हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स का जो 1,55,000 के करीब उनका जो डाटा आता है, उसमें से हम लगभग 1,28,310 लोगों का वैक्सीनेशन कर चुके हैं। सीनियर सिटीजन इस प्रदेश के अंदर 11 लाख लोग रहते हैं, उनकी में से लगभग 4,28,000 सीनियर सिटीजन का वैक्सीनेशन कर चुके हैं। जो हमारी जिम्मेदारी सरकार के नाते है, वो सारी चीजें कर रहे हैं। वैक्सीनेशन हो रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साथ लेकर के चल रहे हैं, और प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से ये राजनीतिक कार्यक्रम है, उनको रोकने के लिए प्रदेश की सरकार ने नीतिगत निर्णय अभी हाल ही में संपन्न जो अपनी कैबिनेट बैठक हुई है उसमें किया है। किसी भी प्रकार के बड़े राजनीतिक धार्मिक आयोजन इस प्रदेश के अंदर नहीं होंगे। उसके लिए हम सब लोगों को मिलकर के काम करना है। उसके लिए प्रदेश सरकार संकल्पित भी और कर भी रही है। हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। उसमें विपक्ष के सुझाव का सम्मान नहीं किया जाता, विपक्ष की बातें नहीं सुनी जाती, ये आरोप लगातार कांग्रेस ने दोहराया पिछले 1 महीने में। कितने सहमत हैं आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि विपक्ष के लोगों का काम, विपक्ष तो राजनीतिक विचारों को लेकर के विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए, लेकिन प्रदेश के अंदर कांग्रेस थोड़ा सा नेतृत्वहीन हो गई है, इसलिए वहां ये तय नहीं हो पाता है कि किस व्यक्ति को किस चीज का विरोध करना है, और उस विरोध के किस चीज को किस चीज का विरोध करना है, किसको किसका समर्थन करना है। कांग्रेस को इन चीजों का भी इस प्रदेश के अंदर नहीं है। उस कारण कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि हमारी बात का ध्यान नहीं दिया जाता है। कांग्रेस तय तो कर दे कि किसकी बात को सुनना है। एक व्यक्ति कुछ कहता है, दूसरा व्यक्ति कुछ कहता है, प्रदेश का अध्यक्ष कुछ कहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन कुछ कहेंगे, पूर्व अध्यक्ष कुछ कह देंगे, पूर्व मुख्यमंत्री जी कुछ बात कह देंगे। तो वो अलग अलग डायरेक्शन से जब बात आती है तो सत्ता पक्ष के लिए भी निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। सुननी किसकी है, नेतृत्व तय कर ले कांग्रेस का, उनकी बात को सुना जाएगा, क्योंकि विपक्ष के बिना भी सत्ता पक्ष कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बात जो है किस व्यक्ति ने रखनी है और एप्रोप्रिएट स्थान पे कौन व्यक्ति रखे, वो कांग्रेस तय करे, जो अभी पिछले 3 वर्षों से कांग्रेस तय नहीं कर पाई है। विजय जी, अगर पहला पीक खत्म हुआ था, केसेस लगातार कम हो रहे थे, तो इसकी कामयाबी किसकी थी, सरकार की थी या जनता की थी? और अगर फिर से केसेस बढ़ रहे हैं तो फिर ये गलती किसकी है, जनता की या सरकार की? सर, प्रदेश सरकार की जनता का मैं बहुत आभारी हूँ कि प्रदेश की जनता ने साक्षर जो एसओपी सरकार ने लागू किए थे और कांग्रेस ने उसका पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार किया था, और जनता ने साक्षर मानते हुए हिमाचल प्रदेश को बचाने का प्रयास किया था, और उसके लिए सामूहिक प्रयास थे। लेकिन जब ये लहर खत्म होगी, उस समय भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ये कहने शुरू कर दिया कि कांग्रेस ने तो सिर्फ कोसने का काम किया है। मैं ये समझता हूँ कि विपक्ष ने जो सकारात्मक भूमिका कोविड-19 के काल में जो निभाई है, वो बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, और विपक्ष आगे भी निभाता रहेगा। जहां तक नेतृत्व की बात है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के जो आदरणीय अध्यक्ष है कुलदीप सिंह राठौर, वो पहले दिन से आज दिन तक ये कहते आए हैं कि इस कोरोना काल के संकट में कांग्रेस स्वतः ही सरकार के साथ है, और सरकार को जहां कहीं हमारी जरूरत है, जहां कहीं हम कुछ कहेंगे, हमारी बात सुने तो सही। जहां तक नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी का सवाल है, उन्होंने विधानसभा के अंदर और बाहर जो घोटाले इस कोरोना काल के दौरान हुए उनके बारे में बात की, लेकिन हम लोगों ने ये कहा, कांग्रेस ने स्वतः ये कहा कि प्रदेश की जनता को बचाना है, और प्रदेश की सरकार जो एसओपी जारी करेगी, कांग्रेस उसका प्रचार और प्रसार आज भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन हम ये एक बात ये करना चाहते हैं कि आज दोहरी मानसिकता से ना प्रदेश चलते हैं ना देश चलते हैं। हम लोगों को एक मानसिकता, एक नियत, एक नीति बनानी पड़ेगी, ताकि समग्र विकास और समग्र जनता का हम लोग जान है तो जहान है, इस फार्मूले पे अगर काम करेंगे हम तभी आगे बढ़ पाएंगे। और मैं ये संदेश ये देना चाहता हूं कि आज हमारी राजनीतिक लड़ाइयां मंच पे होती रहेंगी, लेकिन इस कोरोना महामारी से बचने के लिए हम लोगों को समाज के बीच में जाके सरकार भी कोई ऐसे कड़े कदम ले जिसको कांग्रेस जन जागरण के अभियान से उसको लागू करवाएगी और लागू करने के लिए काम करेगी। सुमित जी, 16 तारीख को सरकार की तरफ से एडवाइजरी को जारी किया जाना है, क्या कुछ और कड़े फैसले हम देख सकते हैं? देखिए,
अभी तक जो वर्तमान जो इस प्रदेश के अंदर इस महामारी के कारण जो इस वक्त के जो कालखंड चल रहा है उस अनुरूप तो जितना हमें जो एसओपी तैयार करना था उस प्रकार से प्रदेश सरकार ने तय की है। अभी प्रदेश सरकार के जो स्वास्थ्य सचिव हैं वो प्रत्येक जिले में जाकर के जिला प्रशासन के साथ बैठक करके इस पूरा जो कोरोना महामारी का जो प्रकोप है उसके ऊपर पूरा एक आंकलन करेंगे। आंकलन करने के पश्चात वो अपनी जानकारी अगले कल तक प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और उनके माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री की जाएगी और उसमें कहीं लगता होगा कि एसओपीज को थोड़ा और कड़ा करना है तो उस प्रकार से सरकार निर्णय ले सकती है। लेकिन उस निर्णय में सरकार प्रदेश के अंदर जो रोजगार के साधन है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का इंटरोगेशन नहीं खड़ा करना चाहेगी। सरकार ये चाहेगी कि जो जनमानस का जो आम जीवन है वो उस प्रकार से किसी प्रकार से उसके रोजगार के ऊपर प्रश्न चिन्ह ना लगे। वो चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया सुमित जी और विजय जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए, चर्चा को सार्थक बनाने के लिए लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन अपनी सुरक्षा हमारे अपने हाथों में है, अपने लोगों की सुरक्षा हमारे अपने हाथों में है। इस वजह से कोशिश करिए कि जितना ज्यादा हो सके उन नियम कायदों का पालन किया जाए, जिसको लेकर लगातार सरकार भी जागरूकता के प्रयास कर रही है और हम भी आपसे यही गुजारिश करते हैं कि नियम कायदों का पालन करें। फिलहाल चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।